स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। इससे पहले की क्लास समझ में आई थी, वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम। चलो, देखो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये जिसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये जिसको हमने बोल दिया बी वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। सही है। तो अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, और इनके बीच में एक डॉट लगाएंगे, सही है, इंटू बी वेक्टर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। याद रखोगे ये फॉर्मूला। अगर हमें दो वेक्टर का डॉट निकालना हो तो डॉट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाएंगे, और उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए बी कोस थीटा। सही है। अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट और समझा देता हूँ, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट अभी बहुत बड़ा है, हो सकता है आज की क्लास में हम पूरा डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे। सही है। चलो यहीं पे समझा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साइन से, मल्टीप्लाई वाला जो साइन होता है ना क्रॉस का, वो। सेम यही अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच का एंगल थीटा है, अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू ए बी कैप, या एन कैप भी लिख सकते हैं इसकी जगह, एन कैप लिख देते हैं। ये बताओ अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके साथ कोस थीटा आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम डॉट प्रोडक्ट को ही पढ़ेंगे आगे। अभी डॉट प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर। देखो जो डॉट प्रोडक्ट होता है
अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो वो कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव मतलब चाहे पहले ए लिख लो चाहे पहले बी लिख लो, इसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है। सही है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम ए डॉट बी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। और अगर हम बी डॉट ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। अब चाहे ए बी की मल्टीप्लाई पहले ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए कर लो, बात तो एक ही है। इसको हम ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, कम्युलेटिव। ये होता है कम्युलेटिव। ठीक है, चलो दूसरे केस की बात करते हैं इसके। इसमें कुछ केस देख लेते हैं। केस पर अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल जीरो है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए बी। कब था ये, जब थीटा कितना था, 0 डिग्री। चलो दूसरे केस की बात करते हैं। अगर इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री पर अगर हम इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कितना होगा, ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, माइनस। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बी। कोई दिक्कत, ये बताओ। तीसरा केस, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, नाइन्टी डिग्री होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जी। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर
विद इटसेल्फ, अगर उसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, मान लो ये एक वेक्टर ए है ना, ये ए वेक्टर है और हमें इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ ही। तो मुझे बताओ, मान लो एक दूसरा वेक्टर भी हम ए ही कंसीडर कर लेते हैं, वही तो, यही तो वेक्टर है, इसी के ऊपर ये वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अगर केवल एक वेक्टर है, उसी वेक्टर का सेम वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल तो 0 डिग्री ही रहेगा ना, क्योंकि सेम ही वेक्टर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कॉस जीरो, या फिर क्या हो जाएगा? ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। अगर हमें किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है। सही है। यहाँ तक सिंपल है। चलो फिर आगे बात करते हैं, आगे भी सिंपल ही होगा। देखो, अब हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे और के। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या है बताओ जरा? आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है ये? इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स, जो किस लिए काम आते हैं? केवल डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। जो आई कैप होता है वो किसकी डायरेक्शन बताता है? एक्स एक्सिस की। जे कैप वाई एक्सिस की। और के कैप जेड एक्सिस की। तो देखो, तीनों एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब देखो, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा वो होगा आई कैप, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा के कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। और इसमें पहला केस देखो, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं खुद से, जैसे अगर हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप से तो कितना आएगा? देखो, आई कैप का अगर उसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? आई, आई इंटू आई इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है? अगर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। और मैंने बोला है कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं ये कौन से वेक्टर होते हैं? यूनिट वेक्टर। इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर मतलब 1 वैल्यू है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? समझ में आया? वैसे ही अगर हम जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा? जे इंटू जे, यहाँ पे ये
जे इंटू cos 0 डिग्री। जे कैप के बीच में भी तो 0 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, अब मुझे जरा के गैप और के गैप का निकाल के दिखाओ। अगर हमें के गैप और के गैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो के इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा के स्क्वायर, और के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो के गैप इंटू के गैप भी कितना हो जाएगा, 1। ये तीनों समझ में आए? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, दूसरे केस की बात करते हैं। केस 2, देखो अगर हमें आई गैप और जे गैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो बताओ कितना आएगा। आई इंटू जे इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई और जे के बीच में 0, 90 डिग्री। देखो आई गैप इधर है, जे गैप इधर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। सही है, वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत? दूसरा, अगर हम जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें के के साथ, जे कैप डॉट के कैप निकालें, तो कितना आएगा, जे इंटू के, इन दोनों के बीच भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, cos 90 0। और वैसे ही अगर हम के और आई के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो वो के इंटू आई इंटू कोस 90 डिग्री, और यहाँ भी इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बताओ इतने में कोई डाउट हो तो। नोट्स बना रहे हो ना प्रॉपर साथ में? अब इन दोनों केस से तुमने क्या सीखा, ये केस 1 था और ये केस 2, कुछ कॉमन सी चीज लग रही है इसमें? बताओ जरा मुझे। देखो केस 1 में हमने क्या सीखा था, कि अगर हम
ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 1 आता है। जैसे हमने देखा, अगर हम आई कैप का और आई कैप के साथ निकालेंगे तब भी हमको 1 मिलेगा। अगर हम जे कैप और जे कैप के साथ निकालेंगे तब भी हमको 1 मिलेगा। और अगर हम के गैप और के गैप का निकालेंगे तब भी हमको 1 मिलेगा। ये हमने केस 1 में पढ़ा था। हमने केस 2 में क्या पढ़ा कि अगर हम इन यूनिट वेक्टर्स का किसी भी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो अगर आई का जे के साथ निकालेंगे क्या मिलेगा, 0। या फिर अगर हम जे का के साथ निकालते हैं तब भी क्या मिलेगा, 0। या फिर अगर हम के का आई के साथ निकालते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से ये दो बातें क्लियर हुई कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो तो 1 आता है, लेकिन दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है, 0। इनके पीछे का रीजन भी पता चल गया होगा क्यों आता है, क्योंकि इनके खुद के बीच में तो एंगल होता है 0 डिग्री, लेकिन जैसे ही दो के बीच में एंगल देखेंगे तो वो हो जाता है 90 डिग्री, इसलिए वो 0 हो जाता है। सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर, हाँ, और अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जरा थोड़ा सीरियस होना, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इसका बेस है ना, जो आगे काम आएगा। अच्छा, मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक बात बताई थी तुम्हें कि जो कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं वो किस तरह से लिखे होते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर ए वेक्टर लिखा हुआ है इस तरीके से, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पे ये ए एक्स, ए वाई, ये ए जेड क्या है, देखो ये ए एक्स किसके साथ लिखा हुआ है, आई कैप के साथ। तो आई कैप क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर कितना दूर है। मान लो अगर ये कोई एक वेक्टर है ना, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लो कोई ये एक ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,3,5 है। मतलब ये जो 2 है ये तो एक्स एक्सिस पर है, ये 3 है ये वाई एक्सिस पर है, और ये जेड कौन सी एक्सिस पर है, वो सॉरी 5 जेड एक्सिस पर है। तो यहाँ पे ये जो ए एक्स दिखा रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को। एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट है, जो ए वाई दिखा रहा है वो 3 है, और जो ए जेड है वो किसको दिखा रहा है, 5 को। ये जो आई कैप, जे गैप और के गैप है ये किसको दिखा रहे हैं, एक्सिस को, कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये जे गैप ये वाई एक्सिस पर है, और ये के गैप ये जेड एक्सिस पर है। इतना समझ में आया, सही है। चलो अगर इतना समझ में आया तो देखो, अब ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। पहला वेक्टर ए वेक्टर, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे गैप प्लस ए जेड इंटू के गैप। और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, जिसको हम लिखेंगे बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। ये तो समझ में आया ना, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है ये, है ना, ये इनके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कितने कितने हैं। अभी वैल्यू नहीं लिखी है तो वैल्यू की जगह इन्होंने ए एक्स, ए वाई, ए जेड दे दिया। इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है ए गैप डॉट बी गैप। तो ए गैप डॉट बी गैप हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, ए एक्स इंटू वाई गैप प्लस ए वाई इंटू जे गैप प्लस ए जेड इंटू के गैप का डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट लगा दिया। किससे करेंगे, बी एक्स इंटू वाई गैप
प्लस वी वाई इंटू जे गैप प्लस वी जेड इंटू के गैप, इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सही है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है। लेकिन अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड दे रखा होता, मान लो हमें मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा होता, मान लो जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 3 और जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 40 और इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, और तब हमें ए डॉट बी गैप निकालना होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ए बी कोस थीटा। लेकिन जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिख के देगा कि मान लो ए वेक्टर है 3 आई गैप प्लस 4 जे गैप प्लस 5 के गैप और बी वेक्टर है आई गैप प्लस 3 जे गैप प्लस 7 के गैप, तो इस कंडीशन में जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि एंगल तो नहीं दे रखा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सीधा सीधा इनकी वैल्यू को पुट करके उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। ए कैप की ए वेक्टर की वैल्यू ये रख दी, बीच में डॉट प्रोडक्ट का डॉट लगाओ, फिर बी वेक्टर की वैल्यू ये रख देते हैं। इस तरीके से सोल्व करना होता है ना। बस इसको ही आगे सोल्व करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। देखो मैं पहले इसे डिटेल में लिख देता हूँ पूरा। हम इधर से एक टर्म उठाएंगे और उस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। सही है, जैसे हम ए एक्स आई की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, बी एक्स आई कैप में, प्लस फिर ए एक्स आई गैप की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी बाई जे गैप में, प्लस ए एक्स आई गैप की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी एक्स के गैप में। ऐसे ही हम आगे करेंगे, ऐसे आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से दूसरी टर्म उठाएंगे। कौन सी टर्म उठाएंगे, ए बाई जे जे गैप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, बी एक्स आई गैप में, फिर ए बाई जे गैप की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ए बाई जे गैप की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, प्लस का साइन यहाँ लगा देता हूँ, ए बाई जे गैप की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, बी बी बाई जे गैप, फिर ए बाई जे गैप की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, बी जेड के गैप में। अब इधर से ये तीसरी टर्म उठाएंगे, तीसरी टर्म क्या है, ए जेड के गैप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई गैप में, फिर ए जेड के गैप की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी बाई जे गैप में, फिर ए जेड के गैप की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, बी जेड के गैप में। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ तक समझ में आया है, तो देखो मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब हम आई गैप और आई गैप की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आई गैप और आई गैप की मल्टीप्लाई होगी नहीं, डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई और आई गैप की तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए एक्स इंटू बी एक्स। ये समझ में आया, केवल ये दो टर्म बचेंगी ना, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई गैप और आई गैप की मल्टीप्लाई तो 1 हो गई। ठीक है, अब इधर देखो ए एक्स इंटू बी वाई की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जब हम आई गैप और जे गैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म 0 बना देगा। वैसे इधर जब आई गैप और के गैप की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 0। इधर जब जे गैप और आई गैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इधर जब जे गैप और जे गैप की मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, ए बाई इंटू बी बाई, प्लस इधर जे गैप और के गैप की करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर के गैप और आई गैप की करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, के गैप और जे गैप की 0 हो जाएगा, और इधर के गैप और के गैप की 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, ए जेड इंटू बी जेड। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो कितना आया, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू, ये आता है फॉर्मूला। इसको नोट कर लो।
या ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, है ना। बाद में नोट कर भी लेना, कभी ये स्क्रीनशॉट ऐसे ही रहे फोन में। समझ में आया। अब अगर हमें इनके बीच में एंगल फाइंड करना हो, देखो ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई गैप प्लस ए वाई जे गैप प्लस ए जेड के गैप। और एक बी वेक्टर था, वो क्या था, बी एक्स आई गैप प्लस बी वाई जे गैप बी जेड के गैप। अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो देखो, जरा 1 मिनट होल्ड पे रहना, एक कॉल आ रही है। अगर हमें इनके बीच में एंगल निकालना हो तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इतनी बात समझ में आई, ये बताओ। हम्म। चलो अभी हमने पीछे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बस इनके जो आई गैप जे गैप और के गैप के कोफिशिएंट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे आई गैप वाला कोफिशिएंट और बी गैप वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स। फिर जे गैप वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो, ए वाई इंटू बी वाई। फिर के गैप वालों की करो तो ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा क्लियर करने के लिए तुम इसको इस तरह से लिख लो, ये मोड ए और मोड बी। मोड ए मोड बी क्या होता है, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस जो अंडर रूट में आई गैप जे गैप और के गैप के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। वैसे ही जो मॉडुलस आएगा बी का, वो कितना आ जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ पे जब मोड ए और मोड बी की वैल्यू रखेंगे तो देखो, मोड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर मोड बी की वैल्यू रखो, मोड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये बनता है इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला। हम एंगल कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच का। देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल, क्योंकि ये अभी अभी ड्राइव हुआ है ना, इसलिए थोड़ा इस तरह से ए ए एक्स ए वाई ए जेड इस तरह से ये बड़े से लग रहे हैं, लेकिन सिंपल है।
इनका डेरिवेशन आता नहीं है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं जो अब हम करेंगे। सही है, बस इनको तुम याद रखना। हाँ, बहुत सिंपल है, बेहद आसान टॉपिक है। अभी बस अगला जैसे ही न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। सही है, अभी ये लिखा हुआ है, प्रूफ हुआ है, इसलिए तुम्हें थोड़ा भारी सा लग रहा है, क्योंकि इसमें नंबर्स तो कहीं है नहीं, एक दो तीन चार, सब ऐसे ही लिखे हुए हैं ये। ठीक है, अब देखो, ये जो यहाँ पे ए और बी होता है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है। सही है, यहाँ पे ए डॉट बी कोस थीटा में ए और बी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हम बोल देते हैं। क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, देखो क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, बस ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is 3 under root 2, then find the angle between vectors. Then find the angle between vectors. कर लिया क्वेश्चन नोट? देखो क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मान लो एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड एक का 2 है, और एक दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3। एक को ए वेक्टर मान लिया, एक को बी। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वेक्टर नहीं लगाते हैं, है ना। और दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमने दो वेक्टर ए और बी माने हैं, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही तो होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 अंडर रूट 2। क्या पूछा है, एंगल पूछा है। एंगल कैसे निकालते हैं, हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 अंडर रूट 2। और ए इंटू बी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। देखो 3 से तो 3 कट गया। कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा यहाँ से आया अंडर रूट 2 अपॉन 2। अच्छा, अंडर रूट 2 से जब 2 कटेगा तो अंडर रूट 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से कोस थीटा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/√2। 1/√2 किस में वैल्यू होती है कोस की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। सिंपल था क्वेश्चन। अरे हाँ सॉरी, 45 डिग्री की 1/2 होती है ना 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। सिंपल था क्वेश्चन। कल छुट्टी रखें, संडे क्लास रखें। चलो, तो होमवर्क ये है, इनको रिवाइज कर लेना वेक्टर्स को। सही है। हम्म।
हाँ तो तुम्हारी छुट्टी बोल तो दी मैंने, रिवाइज कर लेना तुम। सही है, क्लासेस को देख लेना एक बार। हो गया। चलो फिर एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अच्छा टाइम देख रहे हो कितना रिमेनिंग रह गया? 6 मिनट और। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप न्यूटन reduce a displacement reduce a displacement of 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप मीटर। व्हाट इज वर्क डन? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो फोर्स दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। और दूसरा क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। हमसे पूछा है वर्क डन। वर्क क्या होता है, फॉर्मूला बताओ वर्क का, क्लास 9th में पढ़ा होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या एफ एस कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है नहीं? क्योंकि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा। तो क्या ए बी कोस थीटा को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं? वैसे ही हम एफ एस कोस थीटा को हम एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखो, एफ वेक्टर की कितनी हो जाएगी, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट एस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। अब बताओ जरा इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया, बस आई का कोफिशिएंट जो है उसकी आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जे के कोफिशिएंट की जे के कोफिशिएंट से। तो देखो इधर आई का कोफिशिएंट 2 है और उधर कितना है 2, प्लस इधर जे का कोफिशिएंट 3, इधर भी 3, प्लस इधर के का कोफिशिएंट 4, इधर भी 4। तो कितना हो गया ये, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो कितना आ गया 29। और वर्क की यूनिट कितनी होती है, तो हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसका जो इतना बड़ा ये हमने टाइप पढ़ा था, ये यही तो हमने अप्लाई करा है उस क्वेश्चन में। सिंपल है, सही है, बस वो प्रूफ था इसलिए थोड़ा बड़ा सा लग रहा था। तो सिंपल है डॉट प्रोडक्ट निकालना। चलो फिर आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखेंगे।